ओके तो हम लोग रिवाइज करने वाले हैं हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर दैट इज द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। हम लोग के पास टेक्स्ट बुक हो तो लेके बैठ जाओ। So, what is the French Revolution? The French Revolution is a landmark in the history of Europe and the world. यूरोप की हिस्ट्री में ये एक लैंडमार्क माना जाता है, मतलब कि यही एक रिवॉल्यूशन ऐसा हुआ था जिसकी वजह से काफी सारी कंट्रीज जो है उनको पता चला कि रिवॉल्यूशन क्या होता है और किस तरह से हम भी एक रिवॉल्व करके या तो रिवॉल्यूशन करके इस हिसाब से रिवॉल्यूशन करके हम भी इंडिपेंडेंस अटेन कर सकते हैं, लिबर्टी या फ्रीडम अटेन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए फ्रेंच रिवॉल्यूशन को लैंडमार्क माना गया है बाकी सारे रिवॉल्यूशन के चलते यूरोप के अंदर। इट एंडेड द मोनार्कियल सिस्टम इन फ्रांस। अब इसने क्या किया था, ये रिवॉल्यूशन ने मोनार्कियल सिस्टम जो थी उसको एंड कर दिया था। ठीक है, द स्लोगन ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन दैट इज लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी बिकेम इंपॉर्टेंट आइडियाज ऑफ द न्यू एरा। और यही रिवॉल्यूशन से कुछ आइडियाज, तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। लिबर्टी का मतलब है फ्रीडम, इक्वालिटी का मतलब है सारे लोग इक्वल होने चाहिए, सारे सिटीजन इक्वल होने चाहिए, और तीसरा है फ्रेटर्निटी, मतलब कि सभी में भाईचारा होना चाहिए। ठीक है, क्लियर? ये तीन वर्ड जो है वो एक नया एरा लेके आए हैं वर्ल्ड हिस्ट्री में। क्लियर, पता चला? फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग लेट 18th सेंचुरी। अब क्या थी, बैकग्राउंड में चले जाते हैं, एक क्या था, कैसी सिचुएशन थी, किस हिसाब से ये रिवॉल्यूशन हुआ और क्यों रिवॉल्यूशन हुआ। ठीक है, तो लेट 18th सेंचुरी की बात है। 18th सेंचुरी किस तरह से लिखी जाती है? चलो, 18th सेंचुरी को अगर हमें लिखना है तो टाइम स्पान क्या होना चाहिए, 1701 से 1800। 1800 मतलब कि 18th सेंचुरी। उसी तरह से अगर मुझे 19th सेंचुरी लिखनी है तो, अरे नहीं, 1801 से 1900, दिस इज 19, लास्ट में 1900 आना चाहिए। ठीक है, मतलब शॉर्ट फॉर्म दिखा देता हूं। अगर मैं 21st सेंचुरी की बात करूं तो एंड में 2100, आगे क्या आएगा, 20। खत्म बात, इतना तो इजी है। ठीक है, फिर अगर मैं 17th सेंचुरी बोलूं तो लास्ट में 1700 लिखो, आगे क्या, 16। खत्म बात। ठीक है, दिस इज द सेंचुरी, ये सेंचुरी 100 साल। तो लेट 18th सेंचुरी अगर हमें बोला है तो हम क्या मानेंगे, लेट 18th सेंचुरी मतलब इट विल बी टाइम पीरियड बिटवीन 1780 टू 1800 की बात हो रही है। यस, एग्जैक्टली। और हमारा जो ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ कब था, 1789। ये हुआ ना, इसके बीच में हुआ ना। Yes. अच्छा, मैंने बोला, मुझे अगर बोला गया कि मिड ऑफ 18th सेंचुरी तो क्या होगा, 1705। नहीं, इट इज द स्टार्टिंग ऑफ द 18th सेंचुरी, बिगिनिंग ऑफ द 18th सेंचुरी हो गया वो 1705। अगर मैंने मिड ऑफ 18th सेंचुरी मतलब कि इट विल रेंज बिटवीन 1750 टू 1770, दिस इज मिड। ठीक है, अगर लेट मिड बोला हो तो 1770। पता चला? चलो, ये कंसेप्ट पता चल गया तुम लोगों को, बहुत अच्छा है। ओके, फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग लेट 18th सेंचुरी। लेट 18th सेंचुरी में फ्रेंच सोसाइटी क्या थी? ठीक है, तो इन 1774 लुइस 16 ऑफ बर्बन फैमिली बिकेम द किंग ऑफ फ्रांस। अब उसके पहले दो राजा थे और, लुइस 14, लुइस 15 और बाद में आया लुइस 16। अब लुइस 14 जो था उसको बहुत ही अच्छा राजा मानते थे, किंग बहुत अच्छा था, सारी प्रजा का भी ध्यान रखता था, सिटीजन का भी ध्यान रखता था, एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स भी अच्छे थे, फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी थी, बहुत कुछ अच्छा था। उसके बाद में आया लुइस 15, उसका लड़का, वो एक नंबर का अय्याश था,
वो बाप के बिगड़े हुए बेटे होते ना, ठीक है। तो वो एक नंबर का अय्याश था, अय्याश आदमी था। मतलब जो भी लुइस 14 ने बताया था उसने सारा उड़ा दिया। उड़ा दान किया होता तो और भी अच्छा होता, पर उड़ा दिया, अपनी अय्याशी में सारी चीजें उड़ा दी। अब उसके बाद में उसका लड़का आया लुइस 16। अब उसको क्या मिला? खाली तिजोरी, एम्प्टी ट्रेजर। अब एम्प्टी ट्रेजर को भरने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए होगा, कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। जैसे हमारी सरकार की तिजोरी खाली हो जाती है तो सरकार क्या करती है? टैक्स बढ़ा देती है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। तो यही किया इसने भी। बोलो इतना किया तो उसको तो सूली पे चढ़ा दिया इन लोगों ने, फ्रेंच पीपल्स ने। ऐसा नहीं करना चाहिए ना, नहीं करना चाहिए, सही बात है, ठीक है। तो क्या है, इन 1774 लुइस 16 ऑफ बर्बन डायनेस्टी, जो डायनेस्टी थी वो बर्बन डायनेस्टी थी, ठीक है। बर्बन फैमिली बिकेम द किंग ऑफ फ्रांस। ही वाज मैरिड टू ऑस्ट्रियन प्रिंस मैरी एंटोनेट। अब इसने किसके साथ मैरिज किया था? ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोनेट। When Louis 16 became the king, he got an empty treasury. तिजोरियां खाली मिली थी, बाप ने सारी उड़ा दी थी, ठीक है। अब देवा किया इसने, डेट किया, कितना? 8 बिलियन का। और प्लस जब अमेरिकन रिवॉल्यूशन हुआ था तो अमेरिकन कॉलोनीज को इंडिपेंडेंट करने के लिए भाई पहुंच गए वहां। एक तो खुद के घर पे खाने के पैसे नहीं है, दूसरों को सोशल सर्विस करने निकले, ठीक है। खुद के घर पे खाने के पैसे नहीं है तो हम लोग सोशल सर्विस करने जाएंगे? नहीं जा सकते, ठीक है। फिर डेट ही होगा। तो क्या हुआ, इसको खाली एम्प्टी ट्रेजरी मिली। लॉन्ग years of war and maintenance of the court of the palace of Versailles were the main reason of it. अब थोड़ा बहुत जो था उनके पास, तो वो कोर्ट का मेंटेनेंस, पूरी कंट्री का मेंटेनेंस, ठीक है, और पैलेस, वर्सेलिस का पैलेस था इतना बड़ा, तो उसका मेंटेनेंस, ये सारे मेंटेनेंस में सारे पैसे चले गए, ठीक है। Louis 16 helped 13 American colonies to gain their independence from Britain. As a result of this, more than 1 billion livres were added to the debt, which had already risen to more than 2 billion livres. livres मतलब वहां की करेंसी थी, फ्रांस की करेंसी। अब ऑलरेडी उसके मेंटेनेंस वगैरह 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 जो था, उसमें 1 बिलियन लीवर्स का तो डेट था ही, साथ साथ में 13 जो कॉलोनीज थी अमेरिकन रिवॉल्यूशन में, इसको इंडिपेंडेंट करने के लिए भाई साहब ने पैसे दे दिए। अब वो भी देवा करके दिए पैसे, ठीक है। लोगों के पास से लेके पैसे दिए उनको कि चलो मैं तुमको सपोर्ट करूंगा। अब क्यों दिए होंगे? क्योंकि उनको साथ में सपोर्ट चाहिए होगा उनका, इसलिए इसने 13 कॉलोनीज को इंडिपेंडेंट करने के लिए पैसा दे दिया। अब उसका जो डेट था 1 बिलियन लीवर का था, वो हो गया अभी 2 बिलियन लीवर, ठीक है। The lenders who gave the credit began to charge an interest of 10% on loan. अब जो लेंडर जिनके पास से वो पैसा लेते थे, ये किंग पैसा लेता था, उसने भी 10% चार्ज करना शुरू कर दिया, क्योंकि इसको पता है कि ये बंदा देने वाला है नहीं, या तो अभी पैसे है नहीं, तो एक काम करो अपने भी इसको एक्सप्लॉइट करते हैं, ठीक है। To meet the expenses like maintain the army, the court, running government offices and universities, etc., the state was forced to increase the taxes. अब कहीं से भी पैसे आने की मतलब की कोई ख्वाहिश ही नहीं थी, तो इसने क्या शुरू किया? टैक्सेस को बढ़ाना शुरू किया। अब क्यों टैक्सेस को बढ़ाना शुरू किया? क्योंकि जो डे टू डे एक्सपेंसेस होते हैं उसको तो मीट करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि गवर्नमेंट को हैंडल करना, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेस को हैंडल करना, स्कूल को हैंडल करना, उसका मेंटेनेंस करना, यूनिवर्सिटीज को मेंटेन करना, तो ये सारी चीजों के लिए इनको टैक्सेस ने इसने इंक्रीज किया, ठीक है। However, this measure was not sufficient as French society was divided into 3 estates in 18th century and only members of the third estate paid taxes. अब एक्चुअली जो भी टैक्सेस उन्होंने इंक्रीज किए थे वो इतने सफिशिएंट नहीं थे। क्यों? क्योंकि वहां पे 3 एस्टेट में बटा हुआ था पूरा फ्रांस, ठीक है। उसमें से पहले जो 2 एस्टेट थे उसमें भी काफी सारा पॉपुलेशन था, पर वो तो टैक्स भरता ही नहीं था। और बाकी का जो तीसरा एस्टेट था, जो गरीबों में बोला जाता था, जो लोग गरीब थे उनके पास से ये खींच खींच कर रहे थे, वो गरीब इंसान कितना देगा तुमको, ठीक है। तो जितना भी टैक्सेस, हायर टैक्सेस वो लगाते थे, इम्पोज किया था, और वो टैक्सेस कलेक्ट होते थे,
तो वो पूरी फ्रेंच सोसाइटी को सफिशिएंट नहीं हो पाता था, ठीक है, क्योंकि एक ही एस्टेट से आप मांग रहे थे, बाकी दो एस्टेट तो ऐसे ही प्रिविलेज एंजॉय कर रहे थे, ठीक है। द सोसाइटी ऑफ द एस्टेट वाज अ पार्ट ऑफ फ्यूडल सिस्टम ऑफ द मिडिल एजेस। मुझे बताओ तुम लोग कि ये फ्यूडल सिस्टम क्या होती है। अगर यही पता नहीं चलेगा ना तो आगे नहीं पढ़ पाओगे। व्हाट इज फ्यूडल सिस्टम? सर may I? यस, Sir, all yours. मतलब first and second state did not have to pay taxes and third state has to pay taxes. नहीं, वो तो उसको तो क्या बोलते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड एस्टेट, प्रिविलेज सर्विसेज। फ्यूडल सिस्टम अलग थी। सोचो सोचो क्या होनी चाहिए फ्यूडल सिस्टम। देखो, ये अगर फ्यूडल सिस्टम पता नहीं चलेगा ना तो पूरा फ्रेंच रिवॉल्यूशन पता नहीं चलेगा, क्योंकि पूरा फ्रेंच रिवॉल्यूशन की नींव थी ना वो फ्यूडल सिस्टम। इवन अकेला फ्रेंच रिवॉल्यूशन नहीं, ये एक ऐसा कीड़ा था फ्यूडल सिस्टम जो पूरे यूरोप के अंदर था, अकेले फ्रांस में नहीं था। और काफी सालों से ये लगातार चलता आ रहा था। इवन इंडिया के अंदर भी था कुछ कुछ। ऑनलाइन में जो भी है बताने का कृपया करें। सर मैंने बताया लेकिन वो गलत है। नहीं, तूने जो बताया वो सही है, पर फ्यूडल सिस्टम के बारे में नहीं था वो सही। बाकी जो बोला वो एकदम सही था, वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में था। नहीं पता है, ध्यान से समझना। कोई भी इस कॉलोनी में अगर कोई राजा होता है तो वहां पे सिस्टम कैसी है? सबसे पहले आता है किंग, उसके नीचे होते हैं उसके मिनिस्टर्स होते हैं, पर हम लोग यहाँ पे ऐसा बोलेंगे कि उसके नीचे है क्लर्जी पीपल, अकॉर्डिंग टू फ्रेंच गवर्नमेंट। किंग के नीचे क्लर्जी है, क्लर्जी के नीचे नोबल्स है, नोबल्स के नीचे कौन है? कॉमन पीपल। अब देखो यहाँ पे ये तो हम लोग एस्टेट की बात कर रहे हैं। फ्यूडल सिस्टम में क्या होता है, नोबल्स के नीचे होते हैं नाइट और इसके नीचे होते हैं कॉमन पीपल। मतलब ये लोग है तो इन्हीं का पार्ट, ठीक है, पर इनको शुद्ध लैंग्वेज में बोलते हैं सोल्जर्स, जो इनका ही पार्ट हुए, पर इनको भी ये सिस्टम में रखा गया है समझने के लिए। अब सोचो, फ्यूडल सिस्टम का मतलब ये है कि अगर कोई राजा होता है तो वहां की वो जो जगह होती है, वहां की जितनी लैंड है तो वो राजा ही ओन करता है, और कुछ ना कुछ लैंड जो होगी वो कॉमन पीपल्स या कोई दूसरा, मतलब या तो क्लर्जी पीपल्स या तो नोबल पीपल ने ओन किया होता है कुछ परसेंटेजेस, और वो तो बहुत छोटे होते हैं। ज्यादातर परसेंटेज लैंड किसके पास होता है? गवर्नमेंट के पास होता है, मतलब कि किंग के पास होगा। अब किंग क्या करता है, जो लैंड होता है वो किंग जो है वो क्लर्जी पीपल्स को दे देता है। क्या किसको दे देता है? क्लर्जी पीपल्स को देता है।
अब ज्यादातर लैंड क्लर्जी पीपल जो है, ऑलमोस्ट ऐसा बोला गया है कि फ्रेंच कॉलोनीज में सबसे ज्यादा लैंड जो था वो इनके पास था। मतलब कि अप्रोक्सीमेटली 60% लैंड जो थे वो कौन ओन करता था? क्लर्जी पीपल्स ओन करते थे। ठीक है, अब वो ओन करते थे और उसका मेंटेनेंस नहीं करते थे। मेरे पास जमीन है पर जमीन में मेंटेन नहीं कर रहा हूं, मैं किसी दूसरे को मेंटेन करने दे रहा हूं। ठीक है, तो ये क्लर्जी पीपल्स क्या करते थे कि दे आर रिस्पॉन्सिबल टू किंग। अब किंग की मिनिस्ट्री होती है तो किंग क्या बोलता है कि मैं मेरा लैंड जो है वो तुम लोग को दे रहा हूँ। ठीक है, तुम लोग को ओन करने के लिए दे रहा हूँ। इन रिटर्न मुझे क्या चाहिए? मेरी जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी डिसीजंस होंगे उसमें तुम लोग मुझे हेल्प करो, तुम लोग मुझे हेल्प करो, उतना ही मुझे चाहिए, दूसरा कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, और बाकी सारी जो लैंड जो है उसको तुम लोग मेंटेन करो। अब ये क्लर्जी पीपल्स थे, वो लोग क्या करते थे? उनको तो बैठ के खाना था। ठीक है, तो ये लोग क्या करते थे? ये जो लैंड जो उन्होंने ओन किया था प्लस किंग के पास जो लैंड था, मतलब कि गवर्नमेंट लैंड थे, वो पूरा मिला के 100% लैंड जो था, वो 100% लैंड जो था वो किसको देते थे? नोबल्स को देते थे। किसके लिए? मेंटेनेंस के लिए। और उनको ऐसा बोला गया कि ये जो 60% लैंड हमारे पास है उसमें से 20-30% तुमको दे देंगे हम लोग, रखो, बेच दिया तुमको। ठीक है, पर इन रिटर्न ये लैंड को मेंटेन करो और हमें सपोर्ट करो किंग को सपोर्ट करने के लिए, हमें सपोर्ट करो किंग को सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, यहां सारी रिटर्न गिफ्ट के चक्कर है। ठीक है, अब नोबल्स क्या करते हैं? ये लैंड नोबल्स के पास आ गया। ठीक है, अब नोबल्स बोलते थे कि भाई हम तो यार बिजनेस पर्सन हैं, अरिस्टोक्रेट फैमिली से बिलोंग करते हैं, हम भी बैठ के खाने वाले हैं, हम कहाँ लैंड में मजदूरी करने जाएंगे, मेंटेन करने जाएंगे। तो ये लोग क्या करते थे? ये लोग ऐसा बोलते थे, एक काम करो, नाइट्स को दे देते थे लैंड। अब नाइट को क्या बोलते थे? तुम्हारे नीचे के लोग जो लोग हैं ना, उनके पास काम करवाओ, उनके पास मेंटेन करवाओ और स्लेव्स रखो जरूर पड़े तो, पर मेंटेन होना चाहिए लैंड, और बदले में तुम हमें प्रोटेक्शन दो, हम तुम्हें पैसा देंगे, तुम हमें प्रोटेक्शन दो। अब ये सोल्जर्स का काम क्या होता है? डिफेंस का, प्रोटेक्शन देने का। ठीक है, तो बदले में क्या मांगते थे? हम तुम्हें पैसा देंगे, फुल पैसा देंगे, लैंड भी तुम्हारा, 10-20% लैंड ले लेना उसके अंदर से, पर सामने हमें क्या चाहिए? ये तीनों को, किंग, क्लर्जी एंड नोबल, कभी भी कोई भी बड़ा सा इन्वेशन हो या छोटी सी म्यूटिनी हो तो उसमें तुम लोगों को मुझे हेल्प करनी है। ठीक है, रिटर्न गिफ्ट मांग लिया। अब ये नाइट जो थे बेचारे क्या सोचते थे? चलो नीचे वालों को दे देते हैं। अब इन्होंने क्या किया? वो लैंड नीचे वालों को दे दिया। अब इसमें से कुछ कुछ लोग जो बोलते हैं ना, वो जासूस टाइप के होते हैं ना, जो छोटी सी छोटी बात राजा के पास बोल के आ जाए, तो उन लोगों को तो लैंड दे दिया उन्होंने, उन लोगों ने अपने आप ओन कर लिया। ज्यादातर लोग ऐसे थे, ज्यादातर पीसेंट्स ऐसे थे जो लैंडलेस थे। ठीक है, तो उनके पास काम करवाते थे ये। ठीक है, इस तरह से लैंड मेंटेन होता था और प्लस इनके पास से टैक्स वसूल करते थे। अब नोबल्स का और एक काम था। क्या काम था? इनके पास से टैक्सेस और ड्यूज वसूलना, ये भी एक काम था उनका। ठीक है, और साथ में कॉमन पीपल को ये नाइट्स ऐसा बोलते हैं। नाइट्स मतलब कि सोल्जर, तो सोल्जर जो घुड़सवार होते थे और वेपन जो है वो घोड़े पे लेके लड़ते थे, उसको नाइट्स बोलते थे पहले जमाने में। ठीक है, अब ये नाइट्स क्या बोलते थे? तुम लोग मुझे लैंड, मेरा लैंड मेंटेन करके दो, ये लैंड जो है वो किंग का लैंड है, वो मेंटेन करके दो, तुमको पैसा मिलेगा और साथ साथ में तुमको प्रोटेक्शन मिलेगा, मैं तुमको प्रोटेक्ट करूंगा। सोल्जर, आई एम बीइंग अ सोल्जर, आई विल प्रोटेक्ट यू ऑल। तो ये लोग इसी तरह से काम करते थे। अब यही जो लेन देन, आपसी लेन देन की जो कंडीशन थी, यही कंडीशन को बोलते हैं हम लोग क्या? फ्यूडल सिस्टम। मतलब मैं तुम्हें कुछ दूं, तुम मुझे कुछ दो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। क्या? मैं तुम्हें
आजादी दूंगा, बदले में सामने मुझे खून चाहिए, ठीक है, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये बार्टर सिस्टम। पर यहाँ बार्टर सिस्टम नहीं थी, यहाँ क्या था, लैंड तुमको दे रहा हूं, सामने कुछ चाहिए मुझे। तो दिस इज फ्यूडल सिस्टम। अब ये फ्यूडल सिस्टम जो थी वो पूरे वर्ल्ड के अंदर फैली हुई थी। अब यही फ्यूडल सिस्टम जो थी वो ज्यादातर फ्रेंच कॉलोनीज में भी देखी गई थी, और इसमें सबसे ज्यादा हालत खराब किसकी होती थी, एक्सप्लॉयटेशन किसका होता कॉमन था, पीपल। ये कॉमन पीपल का। काम भी करते थे बेचारे, ड्यूज भी देना पड़ता था, ठीक है, पैसे लिए होते आगे वाले के पास से तो वो भी भरना पड़ता था, टैक्सेस भी भरने पड़ते थे सबसे ज्यादा। और साथ साथ में ये जो लोग थे वो लोग इतने मतलब कि कमीने थे, तो ये लोग क्या करते थे, अपना जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस था ना उसका 1/10 पोर्शन भी मांगते थे, ठीक है, क्लियर, पता चला। नहीं, वो पैसे तो देते थे पर इतना थोड़ी पैसा देते थे वो लोग। सामने वो ऐसा बोलते थे ना, हम तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे ना, कोई आपको कुछ भी बोलेगा तो मुझे फोन कर देना, मैं आ जाऊंगा। अगर इस जमाने में होते तो, उस जमाने में तो फोन था नहीं। ओके, द सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ फ्रांस बिफोर 1789 इज कंसिडर्ड एज ओल्ड डिजाइन। और इसी तरीके से अगर हम फ्रेंच सोसाइटी की बात करें तो उसको 1789 के पहले पहले जो भी रूल था तो उसको हम क्या बोलते थे, ओल्ड डिजाइन, मतलब कि पुरानी रूलिंग गवर्नमेंट, ठीक है, ओल्ड डिजाइन। अब थोड़ा पार्टीशन है, देख लेते हैं पार्टीशन। फर्स्ट एस्टेट मतलब कि क्लर्जी पीपल, इट कंप्राइज्ड ऑफ द ग्रुप ऑफ पर्संस हु हैव स्पेशल फंक्शंस इन द चर्च। जो लोग प्रीस्ट माने जाते थे, चर्च के प्रीस्ट जिसको बोलते थे क्लर्जी पीपल, ठीक है। दे ओन्ड वास्ट लैंड एंड वेल्थ, और इनके पास सबसे ज्यादा क्या था, लैंड एंड वेल्थ, पैसा। नहीं, प्रिविलेज बाय बर्थ। दे एंजॉयड सर्टेन प्रिविलेजेस बाय बर्थ, इनको जन्म सिद्ध अधिकार था। वो अपने बोलते थे ना लोकमान्य तिलक, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं लेके रहूंगा, तो इनका जन्म सिद्ध अधिकार था, क्या था, टैक्स नहीं भरने का। बाकी सब है, टैक्स भरना नहीं, ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ठीक है। द चर्च लिवाइड टैक्सेस कॉल्ड टिथ फ्रॉम द पीसेंट विच कंप्राइज द 1/10 ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। और इनके पास और एक प्रिविलेज फैसिलिटी थी, क्या थी, कि ये लोग कॉमन पीपल्स के पास से एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में से 1/10 पोर्शन एज ए टिप वो ले सकते हैं, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट, बोलते हैं नोबिलिटी, और नोबल्स भी बोला जाता है इनको। इट कंप्राइज ऑफ रिच एरिस्टोक्रेट पीपल ऑफ द स्टेट। अब बताओ मुझे एरिस्टोक्रेट का मीनिंग क्या होता है। छोटी छोटी बातों से ही पूरा संसार बनता है, समझे। टेक्स्ट बुक में ढूंढ रहे हो, नहीं मिलेगा। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड एरिस्टोक्रेसी। तुम लोगों ने पढ़ा हुआ ही है ये चैप्टर, मतलब है ऑनलाइन वालों, तुम लोगों ने पढ़ा है चैप्टर, दिया मोदी, वीर पटेल, आर्यन भट्ट, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। So it means very rich. क्या बोला, कुछ पता नहीं चला। So Aristotle. नहीं, इतने स्टंड क्यों हो, मैंने क्वेश्चन पूछा था। तो पढ़ा होगा पर पता नहीं चला होगा, है ना।
कि ये सारी चीजें बेसिक है, ये पता होनी चाहिए। फ्यूडल सिस्टम, एरिस्टोक्रेसी, मिडिल क्लास, ये जो है वर्ड वो बहुत ही कॉमन है। मैम ने शायद बताया होगा तुम लोगों को ये सारी चीजें, ध्यान नहीं दिया होगा। यस, हाँ, द गर्ल हु इज एंजॉइंग द प्रिविलेज फैसिलिटी ऑफ सिटिंग ऑन द लास्ट बेंच। इनको भी अच्छी है प्रिविलेज फैसिलिटी मिली, देखो पलाठी मार के बैठी है। ओके, तो एरिस्टोक्रेट और एरिस्टोक्रेसी का मतलब होता है, एक सिंपल वर्ड है, एक सिंपल, इतना मतलब इजी डेफिनेशन आप सुनोगे तो ऐसा बोलोगे है। एरिस्टोक्रेसी का मतलब है अ पर्सन born with a golden spoon, खत्म। अ पर्सन born with a golden spoon और सिल्वर स्पून, उसका मतलब है एरिस्टोक्रेसी। मतलब बाप दादा की इतनी मिल्कत है, कमाने की जरूरत ही नहीं। बाप दादा की इतनी वेल्थ है, प्रोस्पेरिटी है, एसेट्स है, प्रॉपर्टी है, क्या करना है ये सारी चीजों को, वापरो જેટલું વપરાતું એટલું, ठीक है। तो ये है एरिस्टोक्रेसी, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रेंच सोसाइटी में काफी सारे लोग एरिस्टोक्रेसी से बिलोंग करते थे, मतलब क्लास था पर बहुत ही कम था इन कंपेयर टू पीसेंट। पीसेंट ज्यादा थे, एरिस्टोक्रेटिक पीपल कम थे, ठीक है। तो सेकंड जो एस्टेट था, जाओ जाओ, चलो थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं अपने 2-3 मिनट का। हिस्ट्री को ऐसे ही पढ़ा जाता है तो याद रहती है। अभी देखो इस बार पढ़ोगे तो याद रहेगी तुम लोगों को, पूरा चैप्टर याद रह जाएगा। हाँ, इनको भी नहीं था, प्रिविलेज था कि टैक्स नहीं देने का इनको। क्या गवर्नमेंट, हाँ स्टेट भी लेता है टैक्स, हाँ सही बात है। मतलब इन दोनों को टैक्स नहीं देने का, ये लोग टैक्स देंगे, यहाँ पे भी देंगे और यहाँ पे भी देंगे, दोनों जगह पे। सोल्जर्स तो इसके अंदर थे, इनके अंदर ही आ गए, नोबल्स के अंदर ही आ गए सोल्जर्स। सोल्जर्स तो मतलब वो होते हैं ना जो किंग के आसपास ही रहते हैं, हमेशा मंडराते रहते हैं, जैसे वो खाने के आसपास मक्खियां मंडराती रहती है। ओके, तो सेकंड एस्टेट मतलब कि नोबल पीपल, ठीक है। इट कंप्राइजेस ऑफ रिच एंड एरिस्टोक्रेट पीपल ऑफ द स्टेट, मतलब कि रिच, सबसे ज्यादा पैसा हो, और एरिस्टोक्रेसी, एरिस्टोक्रेट पीपल मतलब कि born with golden spoon और silver spoon और platinum spoon, ठीक है। They also enjoy the privilege of exemption from paying taxes to the state। अभी इनके पास भी privilege facility थी, क्या थी, जैसे उसके पास थी कि किसी को टैक्सेस पे नहीं करने के, ठीक है। They enjoyed feudal privilege, that is feudal dues which they extracted from the peasants। अभी इनके पास और एक privilege facility थी, क्या थी, feudal dues जो थी इनके पास, मतलब पीछे का जो रह गया हो ना बाकी, वो एक्सट्रैक्ट करने का, इसके अंदर में निकालने का, निचोड़ निकाल। सर जैसे वो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चाय के अंदर मक्खी गिर जाती है ना, तो मक्खी को उठा के फिर उसके अंदर से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं इसको क्या बोलते हैं, हिंदी में मक्खी चूस बोलते हैं ठीक है। तो वो जो द फिलो ओके, द उसकी
डेफिनेशन है द फिनोमिना ऑफ एक्सट्रैक्टिंग टी from a machhi dipped into is known as मक्खी चूस। मक्खी चूस। तो ये लोग का काम ये था, ये मक्खी थी जो इनके चाय में गिर गई थी, इसको उठा के बाकी की चाय ले लेते थे और उसको फेंक देते थे। तो ये जो काम था वो नोबल्स का था, मतलब कि जितने भी फ्यूडल ड्यूज आज तक बाकी है उसका एक्सट्रैक्शन करना, मतलब उसके पास उसको लेना, ठीक है। कुछ उनके पास रखते थे, कुछ किंग को दे देते थे, ठीक है। तो ये इनका काम था। सर अब आता है यस सर इन शॉर्ट में जो टैक्सेस होते थे वो सिर्फ कॉमन पीपल को ही पे करने होते थे ना? यस एग्जैक्टली, जो टैक्सेस होते थे सिर्फ और सिर्फ कॉमन पीपल्स को ही भरने पड़ते थे, बाकी के 2 एस्टेट जो है वो जलते करता था, उनको चूसते थे, एक्सट्रैक्ट करते थे, ठीक है। थर्ड एस्टेट, अब थर्ड एस्टेट में कौन कौन था? इट कंप्राइज ऑफ रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन, मतलब इन दोनों के सिवाय क्लर्जी पीपल्स, किंग और नोबल्स, इन तीनों के सिवाय जितने भी पॉपुलेशन था, ठीक है। अब उसमें कौन कौन थे? तो कुछ बिजनेसमैन थे, कुछ मर्चेंट्स थे, कुछ कोर्ट ऑफिशियल्स थे, मतलब लॉयर्स थे, कुछ लॉयर्स भी थे, कुछ पीसेंट्स भी थे, सबसे ज्यादातर पीसेंट्स थे, ठीक है। आर्टिसंस थे, आर्टिसंस मतलब जो आर्ट वर्क करते हैं ना, वो आर्टिसंस। फिर लैंडलेस लेबर, जिनके पास लैंड नहीं है फिर भी वो लेबर लेबर कुछ ना कुछ करते, किसी के अंडर में जाके, या तो सर्फडम होता है मतलब स्लेवरी, ठीक है। तो वो सारे लोग जो थे वो किससे बिलोंग करते थे? थर्ड एस्टेट से बिलोंग करते थे, ठीक है। दे हैड नो प्रिविलेजेस एज दे हैड टू पे डायरेक्ट टैक्सेस कॉल्ड टेली टू द स्टेट, मतलब उनको डायरेक्ट स्टेट को भी टैक्स देना पड़ता था, ठीक है। एज वेल एज इनडायरेक्ट टैक्सेस लिवाइड ऑन आर्टिकल्स ऑफ एवरीडे कंजम्पशन, मतलब डे टू डे जो कंजम्पशन होता था, जो भी नेसेसिटी, बेसिक नेसेसिटी, मतलब फूड है, ब्रेड है, सॉल्ट है, शुगर है, ये सारी चीजों पे भी टैक्स लगते थे, वो भी इनको भरने पड़ते हैं, ठीक है। टोबैको है। पीसेंट्स मेड अप अबाउट 90% ऑफ द पॉपुलेशन इन फ्रांस। अब 90% पीसेंट्स लोग थे, बाकी के 10% में ये 3 लोग आ गए, इनको तो गिनने का ही नहीं, तो 1% में भी नहीं आते, ठीक है। अब बाकी के ये जो दो थे, ये दोनों जो थे वो 10% में आते थे, बाकी सारा जो किस्सा था वो इनका ही था, 90% का। ओनली अ स्मॉल नंबर ऑफ देम ओन्ड द लैंड दे कल्टिवेटेड, और इसमें से भी कुछ ही लोग ऐसे थे, मतलब कि 5% गिन लो कि 5%, 90% फार्मर्स में से 5% फार्मर्स ऐसे थे कि जिनके पास खुद का लैंड था, उसकी उसी के अंदर वो कल्टीवेट करते थे, बाकी सारे लैंडलेस, ठीक है। 60% ऑफ द लैंड वाज ओन्ड बाय नोबल, द चर्च एंड अदर रिचर मेंबर्स ऑफ द थर्ड एस्टेट, मतलब कि यहाँ पे भी कुछ रीच पीपल्स थे जिनके पास खुद का लैंड था, और ये दोनों, ये तीनों मिला के कितना लैंड होता था? 60% लैंड होता था, 60। ओन करते थे ये लोग, मतलब इसमें से सबसे ज्यादा तो इनके पास ही था, ये तो कुछ 5% ही होंगे इसके अंदर, 5% भी नहीं, 2-3% होंगे, ठीक है। बाकी सारा तो यही ले जाते थे। हाँ, बाकी का 50%, 40%, बाकी का 40% जो गवर्नमेंट के अंडर आता है वो, और उसमें कहीं कहीं बिल्डिंग्स वगैरह भी बने होते हैं ना, तो वो तो गिनी नहीं जा, मतलब गिना ही नहीं जा सकता। पैलेस बने होते हैं, बिल्डिंग्स बने होते हैं, हाउसेस बने होते हैं, ठीक है, वो सारा। Peasants were forced to work in the house of nobles and their land, to serve in the army or to participate in building roads. अब peasants जो होते थे, जो 90% लोग थे, उसको क्या काम दिया जाता था? एक तो लैंड को मेंटेन करना, वहां पे फार्मिंग एक्टिविटी करना, मतलब बीइंग अ स्लेव, वहां पे एक्टिविटी करना, और साथ साथ में नोबल्स के घर पे भी काम करना एज अ सर्वेंट, ठीक है। और जरूर पड़े तो आर्मी भी ज्वाइन करनी पड़ेगी, मतलब इतना ऑपरेशन, ऑपरेशन मतलब वो ऑपरेशन नहीं है, ऑपरेशन ये वाला ऑपरेशन, मतलब दबाव, इतना Pressure. दबाव, प्रेशर, ठीक है। अब क्लाइमेट में मत पहुंच जाना प्रेशर में,
लो प्रेशर सिस्टम, हाई प्रेशर सिस्टम। ओके, अब ये लोग कितना स्ट्रगल करते थे सरवाइव करने के लिए, द स्ट्रगल टू सरवाइव। So during 1715 to 1789, the population of France increased rapidly, which led to rapid increase in demand for food grain. अब ये जो पीरियड था 1715 से लेके 1789, मतलब जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन शुरू, उसके पहले अचानक से फ्रेंच की पॉपुलेशन जो है वो बढ़ने लगी। अब सोचो कि रिसोर्सेज कम थे, पॉपुलेशन उतनी थी तो हो जाता था। अब रिसोर्सेज उतने ही है, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो किस तरह से हो सकेगा? बहुत ही खराब हालत हो गई। और इनसफिशिएंट प्रोडक्शन इंक्रीज द प्राइस ऑफ ब्रेड। अब इनसफिशिएंट मतलब सारे लोगों को डिमांड फुलफिल नहीं कर पाती थी गवर्नमेंट, जिसकी वजह से गवर्नमेंट क्या करती थी, बेसिक नेसेसिटी जो फूड ग्रेन्स होते थे या तो फूड होता था, मतलब इनका बेसिक फूड क्या है, जैसे कि हमारी रोटी है तो उनका ब्रेड, तो ब्रेड के प्राइसेस बढ़ा देते थे। अब एक बंदा जो माँ मतलब मुश्किल से अपनी फैमिली को पाल रहा है और अचानक से आप वही बेसिक नेसेसिटी जिसको वो खा के जी रहा है उसी को आप बढ़ा दोगे तो वो कैसे जी पाएगा? ठीक है, तो इतना स्ट्रगल। बट वेजेस ऑफ द वर्कर्स डिड नॉट कीप पेस विद द राइज इन प्राइसेस। अब सामने सपोज मान लो कि अगर आप कोई भी कमोडिटी का प्राइस बढ़ा रहे हो, ठीक है, तो सामने वर्कर के वेजेस भी बढ़ानी चाहिए, सैलरी भी बढ़नी चाहिए, तो ही आप स्टेबल इकोनॉमी कर पाओगे। ठीक है, फिर तो अनस्टेबल होगा कि वर्कर के वेजेस नहीं बढ़ रहे हैं पर कमोडिटीज के प्राइस बढ़ रहे हैं। मतलब एक बंदा 500 रुपए ही कमा रहा है तो वही 500 रुपए पहले उसको इक्विवेलेंट होते थे या तो फिर सफिशिएंट होते थे अपनी बेसिक नेसेसिटी को फुलफिल करने के लिए, पर आज ऐसी सिचुएशन है कि जो बेसिक नेसेसिटी है वो 1000 रुपए की मिल रही है और आपको सिर्फ 500 ही मिल रही है। नहीं हो पाएगा। ठीक है, सिचुएशन बिकेम वर्स व्हेन बैड वेदर कंडीशंस रिड्यूस द हार्वेस्ट। अब उसी में क्या सिचुएशन आ गई, बैड हार्वेस्ट हो गया, मतलब वेदर कंडीशन बहुत ही खराब रही और उसके वजह से जो हार्वेस्ट था, मतलब पीसेंट जिन्होंने कल्टीवेशन किया था वो कल्टीवेशन पूरा खराब हो गया या तो बहुत ही कम हार्वेस्ट हुआ। ठीक है, दिस कंडीशन क्रिएटेड सबसिस्टेंट क्राइसिस, और इसी कंडीशन से क्या हुआ, पूरे फ्रांस में सबसिस्टेंट क्राइसिस हो गया। अब क्राइसिस हो जाए तो इनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो भर भर के बैठे हैं, सबसे ज्यादा फर्क किसको पड़ेगा, कॉमन पीपल को। ठीक है, अब आता है अ ग्रोइंग मिडिल क्लास, एक नया क्लास जो आया जिसको हम बोलते हैं अ ग्रोइंग मिडिल क्लास। इन द 18th century a new social group emerged who were known as the middle class। अब 18th century में एक नया क्लास जन्मा जिसको हम बोलते हैं मिडिल क्लास। They had become rich by expanding of overseas trade and manufacturing goods like woolen and silk textiles। अब वो कुछ इन्हीं में से लोग थे जो लोग रिच थे और जिनकी मेंटालिटी जो थी वो इनके जैसी थी, इनके जैसी नहीं थी। तो उन लोग वो लोग रिच क्यों हुए थे कि ओवरसीज ट्रेड करते थे, मतलब दूसरी कंट्री में जाके भी ट्रेड करते थे, जिसकी वजह से वो लोग रिचर हुए थे, वेल्थियर हुए थे, और साथ साथ में उनकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थे जिसमें वो लोग वुलन एंड सिल्क टेक्सटाइल कपड़े बनाते थे। ठीक है, in addition to the merchants and manufacturers there were lawyers and administrative officials who were educated। अब इसके साथ साथ में कुछ लोग ऐसे भी थे कि जो लोग लॉयर्स थे, कुछ प्रोफेशनल्स थे, कुछ एजुकेटेड लोग थे जिनके पास काफी सारा एजुकेशन था और बहुत ही हाईली क्वालिफाइड थे। ठीक है, फिलोसोफर्स लाइक जॉन लॉक, जीन जैकस रोजियो एंड मॉन्टेस्क considered that middle class was sole responsible for revolution। They spread the ideas of freedom, equal laws and opportunities for all। अब एक फिलोसोफर थे, कुछ फिलोसोफर थे, थिंकर्स थे, उन लोगों ने ऐसा सोचा कि यही एक क्लास ऐसा है कि जो सबसे ज्यादा ऑपरेस्ड है, इन लोगों से सबसे ज्यादा ऑपरेस्ड है, और यहीं से रिवॉल्यूशन शुरू होगा। और किसका रिवॉल्यूशन होगा कि इक्वल अपॉर्चुनिटी चाहिए, इक्वल थिंकिंग अपॉर्चुनिटी चाहिए, इक्वल काम करने का अपॉर्चुनिटी चाहिए। ठीक है, या तो इक्वल जस्टिस होनी चाहिए। ठीक है, ये ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, ये सारी चीजें, फ्रीडम होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर। तो यहीं से रिवॉल्यूशन शुरू हुआ है।
With the news that Louis XVI planned to impose more taxes to meet the expenses of the state, it generated anger and protest against the system of the privileges among the people. अब लुइस 16 ने और एक नया डिसीजन लिया। कौन सा डिसीजन? के टैक्सेस और ज्यादा बढ़ाने और कुछ नए टैक्सेस इंट्रोड्यूस करने हैं ताकि हम पूरी गवर्नमेंट की जो नीड है वो फुलफिल कर पाए, जो फंड इनसफिशिएंट है उसको हम सफिशिएंट अमाउंट में ले पाए। ठीक है, अब उसने तो बुला दी एस्टेट जनरल। ठीक है, अब वहां पे भी इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था एस्टेट जनरल में। एस्टेट जनरल मतलब कि वो पैलेस ऑफ वर्सेलिस में बैठते थे। ठीक है, द आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन on 5th May 1789, Louis XVI called an assembly of the Estates General to pass the proposal of the new taxes. अब 5th May 1789 को किंग ने क्या किया? लुइस 16 ने एस्टेट जनरल बिठाई। ठीक है, सभी को बुलाया, क्या हो, कुछ नए टैक्सेस को इंट्रोड्यूस करना है। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड एस्टेट सेंट their representatives. The first and second estate sent 300 representatives each, who were seated in rows facing each other on two sides. मतलब जब एस्टेट जनरल बिठाई तो उस टाइम पे कौन थे? फर्स्ट एंड सेकंड और थर्ड तीनों एस्टेट के रिप्रेजेंटेटिव को भेजा गया वहां पे एस्टेट जनरल में, असेंबली में। और एक साइड और दूसरी साइड, यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड एस्टेट बैठा था, 300 रिप्रेजेंटेटिव इसके थे, 300 रिप्रेजेंटेटिव इसके थे। और द थर्ड एस्टेट सेंट 600 रिप्रेजेंटेटिव, उनसे डबल नंबर्स में रिप्रेजेंटेटिव किसके थे? थर्ड एस्टेट के। पर उनको बैठने की परमिशन नहीं थी, खड़े रहने का पीछे। कितना डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, यू आर नॉट अलाउड टू सिट, यू मस्ट हैव टू स्टैंड। ठीक है, हालांकि पॉपुलेशन सबसे ज्यादा इनका था, फिर भी आपको बैठना नहीं है, आपको खड़े रहना है पीछे। ठीक है, और उसमें से भी जो वुमेन थी, गरीब किसान थे, मतलब पीसेंट्री थी, इन कम्युनिटी को अंदर एंटर नहीं किया जाता था। तो ये लोग ने क्या किया, अपने जो रिप्रेजेंटेटिव भेजे थे थर्ड एस्टेट के, उनके पास अपनी जो भी कंप्लेंट थी वो भेज दी थी, आप लेके जाओ हमारी कंप्लेंट, वहां जाके बोलना सबके सामने। ठीक है, और बोलने का भी हक तो था इनको, नहीं था, बोल नहीं पाते थे कुछ भी। और तीसरी एक चीज ये थी कि इक्वल वोटिंग राइट्स नहीं थे। मतलब कि फर्स्ट एस्टेट जो था और सेकंड एस्टेट और थर्ड एस्टेट, इन दोनों के दो दो वोट काउंट होते थे और इनका सिर्फ एक वोट काउंट होता था। Only one. ठीक है, मतलब कि कोई भी डिसीजन ले तो मेजॉरिटी किसकी हो? First or second state. First or इन second. दोनों की। हमेशा ये माइनॉरिटी में ही रहे, मतलब कि कोई भी डिसीजन को वो सामने अगेंस्ट प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले जब ये पीसेंट्स की सारी ग्रीवेंसेस लेके थर्ड एस्टेट आए, वुमेन्स की सारी ग्रीवेंसेस लेके थर्ड एस्टेट आए, और जब राजा ने बोलना शुरू किया, उसी टाइम पे थर्ड एस्टेट के कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स ने ऐसा बोला कि आप हमें इक्वल वोटिंग राइट्स दो। मतलब कि जितने पर्सन हैं उतने वोट गिने जाएंगे। मतलब कि 600 पर्सन थे तो 600 वोट गिने जाएंगे। ठीक है, और किंग ने तो ना बोल दिया, किंग ने प्रपोजल रिजेक्ट कर दी। ये हो ही नहीं सकता। तो जैसे ही रिजेक्शन आया प्रपोजल का, थर्ड एस्टेट के जितने रिप्रेजेंटेटिव थे, चलो बाहर निकल गए सारे। प्रोटेस्ट, क्या आपने हमारा जो प्रपोजल था वो रिजेक्ट कर दिया, तो आपका प्रपोजल भी हम लोग रिजेक्ट करते हैं, निकल गए वहां से, हम टैक्सेस नहीं भरेंगे और इतना ऑपरेशन हमें नहीं चाहिए। क्लियर, पता चला? ओके, the third estate sent 600 representatives. They were more prosperous, educated than first and second estate members, but they faced the discrimination and had to stand at the back. Peasants, artisans, and women were denied entry to the assembly, but they sent their demands and grievances through representatives. The members of the third estate demanded that voting should be conducted by taking assembly as a whole, where each member should have one vote. हर एक मेंबर का एक वोट गिना जाए तो ही हम लोग यहाँ पे बैठे, वरना हमें नहीं बैठना है। But the king rejected this proposal and members of the third estate walked out of assembly in protest. किंग ने मना कर दिया तो कोई बात नहीं, अगर आपने हमारी डिमांड रिजेक्ट कर दी तो हम भी आपकी डिमांड जो है, या तो आपका
जो ऑर्डर है वो रिजेक्ट करते हैं और हम लोग यहाँ से निकल जाते हैं। क्लियर? पता चला यहाँ तक? ओके। अब तुम लोगों का होमवर्क ये है कि जितना भी हमने आज पढ़ा है वो जस्ट यू हैव टू रिवाइज, घर जाके रिवाइज करना है, ठीक है? अच्छे से रिवाइज करना है, थोड़ी सी भी ढील नहीं करनी है, मतलब मक्खी चूस जैसा नहीं करना है, ठीक है? चलो बाय बाय। Bye, sir. Bye, sir.